नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज है 23 अप्रैल और आज का दिन समर्पित है वीरता और बलिदान को। हम मना रहे हैं शौर्य दिवस। 1858 में आज ही के दिन वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। 80 वर्ष की आयु में भी उनका साहस अंग्रेजी हुकूमत के लिए चुनौती बना रहा। जगदीशपुर पर फतेह कर उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा फहराया। उनकी यह वीरता हर साल विजयोत्सव के रूप में याद की जाती है। अब आइए एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा आज फिर से होगी जीवंत। शौर्य दिवस पर आज पटना में गूंजेगा देशभक्ति का स्वर। वायुसेना का सूर्य किरण एरोबेटिक बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता को करेगी नमन। शहरी विकास को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा। आपका शहर आपकी बात पर सीएम की पैनी नजर। बिहार में शहरी सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा। मनोज बाजपेयी आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। भूखे दिन से लेकर करोड़ों तक की उड़ान का प्रेरणादायक सफर। मनोज बाजपेयी जो संघर्षों से बना बॉलीवुड का सितारा। बिहार को शिक्षा सुधार के लिए मिलेंगे 1583 करोड़। सरकारी स्कूलों में अब लगेंगी कंप्यूटर लैब्स। केंद्र की आरटीआई फंड से बदलेगी बिहार की पढ़ाई। बिहार में हीट वेव का कहर, येलो अलर्ट जारी। 42 डिग्री पार हुआ तापमान। 31 जिलों में गर्मी का संकट। अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं। सड़क पर शोर नहीं, अब सुनाई देगा संगीत। अब गाड़ी के हॉर्न में गूंजेगी बांसुरी की मधुर धुन। नितिन गडकरी की पहल, ट्रैफिक में आएगी संगीत की मिठास। टाटा आईपीएल के रिवेंज वीक में आज भिड़ेगी हैदराबाद और मुंबई। पिछली हार का बदला लेने उतरेगी हैदराबाद की टीम। 41वें मैच में होगा जोरदार टकराव। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बीआईएस कंसल्टेंट पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू। भारतीय मानक ब्यूरो ने कंसल्टेंट के 160 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को फील्ड के अनुसार संबंधित क्षेत्र में बीएससी, बीटेक, बीई, मास्टर डिग्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता प्राप्त होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तय की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 75,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 मई 2025 है। बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट के बाद तकनीकी मूल्यांकन और इंटरव्यू के माध्यम से चयनित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बीआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। आज वीर कुंवर सिंह के पराक्रम को याद करेगा पूरा बिहार। बिहार आज पटना के जेपी गंगा पथ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता को शौर्य दिवस विजयोत्सव के रूप में गर्व से मना रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा व अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण एरोबेटिक शो और पारा जंपर्स का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहेगा। सभ्यता द्वार के पास हजारों लोगों के बैठने हेतु जर्मन हैंगर बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 140 पदाधिकारी, 400 कांस्टेबल व होमगार्ड तैनात रहेंगे। हाईटेक कंट्रोल रूम, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह के सम्मान में नीतीश सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की। मनोज बाजपेयी का सफर संघर्षों से भरा रहा। बिहार के छोटे से गांव बेलवा में 23 अप्रैल यानी आज के दिन जन्मे मनोज बाजपेयी ने दिल्ली में अपने शुरुआती दिन बरसाती में बिताए और जो गर्मियों में तंदूर और सर्दियों में फ्रीज जैसी लगती थी। मुखर्जी नगर की तंग गलियों में रहते हुए वो 18 घंटे काम करते थे। मुंबई आने के बाद हालात और भी खराब हो गए, जहां वो पूरे दिन भूखे रहते थे और प्रोडक्शन हाउस से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन आज वही मनोज बाजपेयी करोड़ों के मालिक हैं। एक फिल्म के लिए 6 करोड़ और हाल ही में सीरीज द फैमिली मैन के लिए 20 करोड़ चार्ज करने वाले मनोज बाजपेयी की नेटवर्थ करीब 170 करोड़ रुपए मानी जाती है। मनोज बाजपेयी आपको कैसे अभिनेता लगते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बिहार के 3 कैंडिडेट्स ने यूपीएससी 2024 में टॉप 20 में बनाई जगह। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है, जिनमें
कुल 1009 कैंडिडेट्स को सफलता मिली है। बिहार के जमुई से 3 कैंडिडेट्स इस मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी के राज ने 8वीं रैंक प्राप्त की है, जो बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक की जानकारी के अनुसार मेरिट लिस्ट में बिहार के 5 कैंडिडेट्स का नाम शामिल है, जिनमें से 3 कैंडिडेट्स ने टॉप 20 में जगह बनाई है। यूपीएससी की इस परीक्षा में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया। पिछले साल 2023 में 32 कैंडिडेट्स ने सफलता प्राप्त की थी। पटना हाईकोर्ट ने फार्मासिस्ट भर्ती आवेदन तिथि बढ़ाने से किया इनकार। पटना हाईकोर्ट ने सुनैना कॉलेज ऑफ फार्मेसी के छात्र प्रभाकर सिन्हा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी फार्मासिस्टों के 2473 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने बताया कि फार्मासिस्ट के पदों के लिए आवेदन करने की शर्तें स्पष्ट हैं, जिसमें उम्मीदवार का इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट 1, 2 और 3 में उत्तीर्ण होना और बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। चूंकि याचिकाकर्ता अभी अस्पताल प्रशिक्षण ले रहे हैं और रजिस्ट्रीकृत नहीं है, इसलिए वे आवेदन के योग्य नहीं है। इस आधार पर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम की सीएम नीतीश ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपका शहर आपकी बात बिहार में शहरीकरण के बढ़ते कदम कार्यक्रम की समीक्षा की और इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और विकास कार्यों में जन सहभागिता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम के तहत नागरिकों की प्राथमिकताओं को समझकर विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे शहरी जीवन सुगम और व्यवस्थित होगा। राज्य में 2006 से लेकर अब तक नगर निकायों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। इस पहल से शहरी बिहार के निर्माण में मिलेगी और नागरिक सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। 90 नगर निकायों के 1609 वार्डों में कुल 2491 कार्यक्रम आयोजित होंगे। 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे अब खुद चला सकेंगे अपना बैंक अकाउंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 10 साल से ऊपर के बच्चे अब खुद से बैंक अकाउंट खोलने और उसे चलाने में सक्षम होंगे। इस फैसले से बच्चे फाइनेंशियल रूप से अधिक समझदार बनेंगे और उन्हें पैसों की अहमियत समझने का मौका मिलेगा। हालांकि बैंकों को अपनी रिस्क पॉलिसी के अनुसार शर्तें तय करने का अधिकार होगा। बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और चेकबुक जैसी सुविधाएं भी दी जा सकती हैं, लेकिन ये बैंक की नीति और बच्चे की समझ पर निर्भर करेगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अकाउंट कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता। बैंकों को यह बदलाव 1 जुलाई 2025 तक लागू करना होगा। शिक्षा सुधार के लिए 1583 करोड़ की राशि पर केंद्र सरकार की सहमति। प्रधानमंत्री की बिहार यात्रा से ठीक 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्य को एक और बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा का अधिकार कानून आरटीआई के तहत बिहार को 1583 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने की सहमति दी गई है। यह राशि केंद्रांश के रूप में दी जाएगी। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7150 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 766 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 3443 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी है। 25 अप्रैल को होगी कैबिनेट की अगली बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जो 25 अप्रैल शुक्रवार को शाम 4 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री और सभी विभागों के मंत्री शामिल होंगे। चुनावी साल में मुख्यमंत्री राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देने की उम्मीद जता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से किए गए वादों को पूरा करने की बात कही है। इसके तहत राज्य में 12 लाख नौकरियों और रोजगार का वादा पूरा करने के लिए सरकार ने 10 विभागों में 49,591 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। बेगूसराय में 25 अप्रैल को लगेगा जॉब कैंप। बेगूसराय में 25 अप्रैल को एक जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जो कुशल युवा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों की बहाली के लिए है। यह कैंप जिला न्योजनालय के आरटीआई परिसर में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसमें लर्नर फैसिलिटेटर के 5 पदों के लिए चयन किया जाएगा। इन पदों के लिए स्नातक के साथ डीसीए या एडीसी कंप्यूटर कोर्स करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र 21 से 27 साल तक होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 10,000 से 12,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को एनसीएस पोर्टल पर निबंधन करवाना अनिवार्य है। बिहार बोर्ड इंटर विशेष परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025 और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 के सैद्धांतिक विषयों के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यह प्रवेश पत्र 13 मई तक समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। सभी+2 सेक्शन संस्थानों के प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि वे विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उस पर हस्ताक्षर एवं मुहर करके वितरित करें। परीक्षाएं 2 से 13 मई तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होंगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों को
प्रस्तुति लेखक और अतिरिक्त समय की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। प्रवेश पत्र केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए वैध होंगे जो उत्प्रेषण परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। BSEIDC को सौंपे गए विकास कार्यों के नियंत्रण का जिम्मा। शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ ने एक अहम फैसला लेते हुए जिले के विकासात्मक कार्यों का जिम्मा BSEIDC को सौंप दिया है। इसके तहत BSEIDC के MD ने एक SOP जारी किया और सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा है। अब जिले स्तर पर किए गए सभी विकास कार्यों की संचिका BSEIDC को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही वर्क ऑर्डर, एग्रीमेंट और एस्टीमेट से संबंधित SOP भी जारी किया गया है। पहले जिले की कमेटी के तहत 50,000 से लेकर 50 लाख तक के काम होते थे, जिनका जिम्मा DM की अध्यक्षता वाली कमेटी पर था। अब DEO केवल शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान देंगे। पोषण पखवाड़ा में पूर्णिया रहा सबसे आगे। 8 अप्रैल से शुरू हुए 7वें पोषण पखवाड़ा का समापन मंगलवार को हुआ। इस अभियान में पूर्णिया जिला 106% गतिविधियों के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि नालंदा 89% गतिविधियों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। राज्य के कुल 1,15,013 आंगनबाड़ी केंद्रों पर औसतन 65% गतिविधियां हुई। पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जोर देते हुए बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को जागरूक किया गया। स्कूलों में पोषण रैलियां, पोस्टर प्रतियोगिता और पोषण वाटिका बनाई गई। गर्भवती महिलाओं को पोषण की पोटली देकर गोद भराई की रस्म निभाई गई और पोषण संबंधी योजनाओं की जानकारी दी गई। सभी गतिविधियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोषण डैशबोर्ड के जरिए की गई। बिहार में तापमान 42 डिग्री पार, 31 जिलों में हीट वेव का कहर। बिहार में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य के 31 जिलों में हॉट डे और उमस भरी गर्मी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 22 से 25 अप्रैल के बीच दक्षिण और पश्चिम मध्य बिहार में हीट वेव और उष्ण रात्रि की चेतावनी दी गई है। वर्तमान मौसम परिस्थितियों के अनुसार तापमान में 4 डिग्री तक की वृद्धि संभव है। उत्तर पश्चिम राजस्थान से बांग्लादेश तक बनी द्रोणिका से गर्म हवाएं बिहार की ओर आ रही हैं। 24 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा, जिससे गर्मी और बढ़ेगी। राहत की संभावना फिलहाल नहीं है। ऑनलाइन लोन ठगी में 6 साइबर चोर गिरफ्तार। नवादा पुलिस ने ऑनलाइन लोन का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SP अभिनव धीमान के निर्देश पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने विशेष टीम बनाई और टाटी, मीर बेघा तथा मालीचक गांव में छापेमारी की। गिरफ्तार आरोपियों में रितेश कुमार, विनय कुमार, जालेंधर कुमार, रोहित कुमार, त्रिवेणी कुमार और जयपाल कुमार शामिल हैं। ये आरोपी धनी फाइनेंस एंड सर्विस और अन्य कंपनियों के नाम से लोगों को ऑनलाइन लोन का झांसा देकर पैसे ठगते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन और 13 डेटा शीट भी बरामद की है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। क्या आप जानते हैं AC तापमान 16 से 30 डिग्री ही क्यों होता है? AC का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 30 डिग्री से ऊपर क्यों नहीं जाता? इसके पीछे तकनीकी कारण छिपे हैं। अगर तापमान 16 डिग्री से कम किया जाए तो AC के इवेपोरेटर पर बर्फ जमने लगती है, क्योंकि इस पर रेफ्रिजरेंट का दबाव बहुत कम होता है और नमी बर्फ में बदलने लगती है। इससे AC का प्रदर्शन खराब हो सकता है। दूसरी ओर अगर तापमान 30 डिग्री से अधिक हो तो AC ठंडी हवा देने की बजाय गर्म हवा देने लगेगा, जिससे उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए AC के तापमान की सीमा 16 से 30 डिग्री तक निर्धारित की गई है। राज्य में खसरा रुबेला उन्मूलन का 2026 तक रखा गया लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने खसरा रुबेला यानी MR रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2026 तक तय किया है। इसके तहत 100% बच्चों को खसरा रुबेला के दोनों टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2023-24 की तुलना में 2024-25 में संक्रमण की संख्या में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक उन बच्चों को टीका लगाया जाए जो दोनों टीकों से वंचित हैं। टीकाकरण की नियमित समीक्षा की जा रही है और प्रभावित क्षेत्रों में एक्टिव केस की खोज की जा रही है। खसरा रुबेला उन्मूलन के लिए 95% टीकाकरण आच्छादन आवश्यक है। लालू यादव मई के पहले सप्ताह में लौट सकते हैं पटना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मई के पहले सप्ताह में पटना लौट सकते हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ है। सोमवार को उन्हें दिल्ली के एम्स से छुट्टी मिल चुकी है और अब वे अपनी सांसद पुत्री मीसा भारती के आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। परिवार चाहता है कि पटना लौटने से पहले सिंगापुर के चिकित्सक जिन्होंने उनका किडनी प्रत्यारोपण किया था उनका रूटीन चेकअप करें। मार्च के अंत में उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया था, जिससे बुखार और फोड़े हो गए थे। लालू प्रसाद यादव को हृदय रोग और किडनी से संबंधित समस्याएं हैं और उनका इलाज पहले भी कई बार एम्स और सिंगापुर में हो चुका है।
केसी त्यागी ने राहुल गांधी को दी नसीहत। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पार्टी के नेशनल हेराल्ड मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर उन्होंने नसीहत दी, यह कहकर कि यदि उन्हें चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध करना था तो उन्हें भारत में ही प्रदर्शन करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था। त्यागी ने कहा कि विदेश जाकर बयान देना देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। मुकेश सहनी ने कहा, चिराग में नहीं है रामविलास पासवान जैसा हौसला। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार की नीतीश सरकार और चिराग पासवान पर तीखा हमला बोला। खगड़िया में उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार फिट नहीं है और मुख्यमंत्री की स्थिति स्वस्थ नहीं, जिसके कारण राज्य प्रशासन अधिकारी चला रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चिराग पासवान पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चिराग पासवान में वो हिम्मत नहीं है जो उनके पिता रामविलास पासवान में थी। रामविलास पासवान ने हमेशा दलितों और शोषितों के लिए संघर्ष किया। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को सिर्फ नाम के हनुमान कहा और बताया कि वह केवल बोलने में सक्षम है, कुछ ठोस करने में नहीं। टाटा आईपीएल की रिवेंज वीक में आज भिड़ेगी हैदराबाद और मुंबई। जी हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच आज 23 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला होगा। इस सीजन में दोनों टीमों के बीच हुआ पिछला मैच एमआई ने जीत लिया था, जिससे एसआरएच अपनी हार का बदला लेने उतरेगी। आईपीएल में अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 24 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 14 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 मैचों में सफलता पाई है। इस हिसाब से मुंबई का पलड़ा भारी है और आज का ये मुकाबला शाम 7:30 बजे होना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 1954 में राजेंद्र आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल का जन्म हुआ। 1893 में ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे, उनका जन्म हुआ था। 1858 में पंडिता रमाबाई प्रख्यात भारतीय विदुषी महिला और समाज सुधारक का जन्म हुआ। 1926 में माधवराव सप्रे का निधन हुआ था। 1992 में सत्यजीत रे निर्देशक, कहानीकार, साहित्यकार का निधन हुआ था। 2020 में उषा गांगुली प्रसिद्ध भारतीय रंगमंच की अभिनेत्री और निर्देशक थी, उनका निधन हुआ था। और आज ही के दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहलगाम आतंकी हमले में 20 से अधिक पर्यटकों की गई जान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 20 से ज़्यादा पर्यटकों की मौत हो गई है और कई लोगों की घायल होने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पीएम मोदी ने सऊदी अरब यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर बात की और कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हमले की निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया और सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अब गाड़ियों के हॉर्न में बजेगी बांसुरी और तबला। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि वे एक नया कानून लाने जा रहे हैं जिसमें सभी वाहनों के हॉर्न में भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि अनिवार्य होगी। और इस बदलाव के तहत अब ट्रैफिक में बांसुरी, तबला, हारमोनियम और वायलिन जैसी भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज़ सुनाई देगी, जिससे सुनने का अनुभव और भी सुखद होगा। गडकरी ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार है और वे वायु प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र के योगदान को कम करने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। उनका उद्देश्य भारतीय संगीत संस्कृति को बढ़ावा देना और वाहन ध्वनियों को सुखद बनाना है। सोशल मीडिया पर जन्म प्रमाण पत्र की अंतिम तिथि फर्जी। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय सरकार ने 27 अप्रैल 2026 को जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि घोषित की है। इस दावे की जांच करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने इसे फेक करार दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि घोषित नहीं की है। यह दावा पूरी तरह से झूठा है और कोई आधिकारिक घोषणा इस बारे में नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, मोक्ष कल्याणक किस समुदाय से संबंधित लोगों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी ईसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जैन।
आज का दूसरा सवाल है, किस सम्राट ने अकबर की सेना को हराकर हिंदू राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी जयमल राठौर, ऑप्शन सी हेमू, ऑप्शन डी पत्ता सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेमू। आज का तीसरा सवाल है, किस अधिनियम द्वारा हिंदी को बिहार की आधिकारिक भाषा बनाया गया? ऑप्शन ए बिहार राजभाषा अधिनियम 1950, ऑप्शन बी बिहार राजभाषा अधिनियम 1952, ऑप्शन सी बिहार राज्य क्षेत्रीय भाषा अधिनियम 1960, ऑप्शन डी बिहार राजभाषा अधिनियम 1958। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार राजभाषा अधिनियम 1950। आज का चौथा सवाल है, बिहार के किस जिले में जैन अनुयायियों का पवित्र स्थल गुनावाजी स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नालंदा। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, एम्स पटना का संचालन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2007। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2012। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं वरुण कुमार, वर्षा आनंद, पंकज कुमार, विनोद प्रसाद, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, अतीक खान, मिथिलेश कुमार, नरेंद्र कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजय कुमार शर्मा, बबलू राम, वेद प्रकाश और मोहम्मद शाकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपके इलाके में इस समय मौसम कैसा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।